नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार कैसी आर्थिक गतिविधि है? ये तो तृतीयक है, यानी कि तीसरे क्षेत्र की गतिविधि होती है। पहले क्षेत्र में आपकी कृषि भी आती है, मछली पालन भी आता है, खनन भी आता है, जंगल से लकड़ी काटना या एकत्रित करना, शिकार करना, ये सब कुछ प्राथमिक गतिविधि में आता है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना था, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर व्यापार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पीएचसी का अर्थ क्या है? पीएचसी का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा है। इसका अर्थ क्या होता है? पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। राइट आंसर यहाँ पर पीएचसी का होगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन के सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? क्या टाइम होगा यहाँ पर दोपहर का? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आपको बताता हूँ। आपको पता होगा भारत का टाइम लंदन के टाइम से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा भारत का टाइम आगे है। लंदन में 10 बजा है तो भारत में इसमें आपके 5.5 घंटा आगे का टाइम होगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। 10 के बाद 11, 12, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, है ना। कितना हो गया? यहाँ पर 4 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना यहाँ पर बजेगा? भारत में बजेगा 3। कितना बजेगा? दोपहर के 3:30 यहाँ पर बज जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बी विकल्प यहाँ पर होगा, क्योंकि सुबह का 10 बजा है, भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है ना। तो यहाँ पर 15 यानी कि 15:30 बज जाएगा। 15:30 का मतलब क्या होता है? 3, 3:30 यहाँ पर भारत का टाइम दोपहर का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट यानी कि कुछ पैराग्राफ से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 35 से 36 के लिए। यहाँ पर आपको इस स्टेंजा को पढ़ना पड़ेगा। चलिए आपको बता देता हूँ। ये जो स्टेंजा है ये NCERT की जो किताब है ना, क्लास 8 की हिस्ट्री की, वहाँ से ये वाला पैराग्राफ उठा करके एग्जामिनर ने आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन कर दिया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है? अब आपको अनुच्छेद के आधार पर यानी कि पैराग्राफ के अनुसार गलत वाला आपको बताना है। स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदाय से अनेक महिलाएं आगे आईं, बिल्कुल आई, तो बात यहाँ पर सही है। महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ पर महिलाओं को क्या प्राप्त हुआ? राष्ट्रवादी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ, ये भी सही है। आपको बताना है गलत वाला। महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। ये बात यहाँ पर सराहाया तो गया है ना, लेखन को उन्होंने स्कूल विद्यालय खोले हैं, तो ये यहाँ पर गलत कहा गया कि उनके लेखन को सराहाया नहीं गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन था,
अब बात करेंगे यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन की। ये रहा 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है राष्ट्रवादी आंदोलनों में, ठीक है ना। स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपात, ये तो गलत है। भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी, ऐसा तो बताया ही नहीं गया है पैराग्राफ में, है ना। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए समर्थन मांगा था और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ये बात नेताओं के द्वारा महिलाओं के प्रति यहाँ पर कही गई है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 37 नंबर के क्वेश्चन की। संरचना व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, तो उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। ये परीक्षा में दूसरी बार यानी कि 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पितृसत्तात्मक में पुरुष समाज ही प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के बारे में गलत है? परिस्थिति जैसे राजा महाराजा हुआ करते था, उनकी जो परिस्थितियाँ लिखी जाती थी उनके दरबारी कवि के द्वारा। जैसे समुद्रगुप्त की परिस्थिति किसने लिखी थी? हरिश्चंद्र ने लिखी थी। और हर्षवर्धन की परिस्थिति किसने लिखी थी? तो उनका दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। तो ये कुछ प्रमुख परिस्थितियों के उदाहरण इतिहास में बताए गए हैं, उसी के बारे में आपको गलत बताना। परिस्थिति का मतलब होता है प्रशंसा। क्या मतलब होता है? किसी राजा की प्रशंसा के बारे में लिखा गया लेख ही क्या कहलाता है? परिस्थिति कहलाता है, ठीक है ना। राजा की प्रशंसा तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी या कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ये तो बात करेक्ट कही गई है। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। राजा स्वयं नहीं लिखता था, बल्कि दरबार के जो कवि लेखक हुआ करते थे वो लिखते थे। यहाँ पर ये गलत है, आपसे गलत वाला ही पूछा है, तो आंख मूंद कर इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जिस काल में लिखी जाती थी उस काल के लिए मूल्यवान स्रोत भी हुआ करती थी, ये भी करेक्ट है। परिस्थिति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी परिस्थिति के बारे में। यहाँ पर गलत आपका बी दिया गया है, गलत आपको बताना, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी माना जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है। सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। यहाँ पर आपका उद्देश्य जो नहीं है सामाजिक विज्ञान का, वो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों को विज्ञापन देना, जो कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के दौरान किस प्रकार या किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया? तो पत्रिकाओं ने बनाया था, है ना। पत्रिकाओं ने बनाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में तीसरी बार पूछा गया। कितनी बार? तीसरी से चौथी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, ठीक है ना। 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है? बंगाल में खाली जगह प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति या प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता को घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। बंगाल में ना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए या धर्म परायणता को घोषित करने के लिए तथा अनुयायी बनाने के लिए उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिर और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। आइए आगे यहाँ पर बात करते हैं राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रसार प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति करते हैं?
यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते हैं, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक का या वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको NCERT कंप्लीट कराई थी, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर कहा था कि सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए और सती प्रथा के प्रति प्रतिबंध यानी कि इसको भी बंद कराना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिलान यहाँ पर आपको करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्राक्षा कृषि मैंने आपको कई बार बताया, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर या द्राक्षा कृषि कहते हैं। मत्स्य का मतलब मछली पालन, सिंपल सी बात, मत्स्य पालन हो जाएगा, ठीक है ना। उद्यान खेती में क्या करते हैं, फल, यहाँ पर फसल उगाना और खेती करना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फल फूल और सब्जी उगाना होगा उद्यान कृषि। जो कृषि होती ना एग्रीकल्चर, इसमें तो हम लोग फसल फूल सब कुछ उगा देते हैं, फसल उगाना खेती करना किसमें, कृषि में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको बताया, मिलान वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द्राक्षा कृषि यानी कि डी का पहला किस में है, आपके सी में है और यहाँ पर पहले में है। और मत्स्य पालन का मिलान मछली पालन यानी कि सी का थर्ड के साथ। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, पहले का सेकंड, ठीक है ना, पहले का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। उद्यान कृषि फल फूल के अंतर्गत चली जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि उनकी मजबूत किलेबंदी थी, आखिर क्या कारण था, आपसे यहाँ पर पूछा है। वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं का प्रतीक हैं। आगे बताया गया है, इनके पास आसपास लकड़ी तथा ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो महाजनपद के जो राजा हुआ करते थे वो आखिर किलेबंद क्यों करते थे, यानी कि अपने राजा मतलब कि राज्य के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें क्यों बनाया करते थे, किलेबंद उनके अंदर घेरे क्यों करते थे, आपको यहाँ पर इतना बताना है। राइट आंसर होगा, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किले बनाते थे, यानी कि अपने अपने बचाव के लिए वो क्या करते थे, किलेबंदी करते थे अपने बचाव के लिए। महाजनपद के राजा इतने डरपोक थे, है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर साइड से ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन, कुछ आपके छूट गए यहाँ पर, ठीक है ना। कहाँ गए आपके क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 46। लगभग 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे थे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, नदियां, यहाँ पर क्या लिखा है, नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, ठीक है ना, जो कि एक कारण बताया नहीं गया है। नदियां सूखने का कारण नहीं बताया गया है। बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए, ये भी बताया गया है। जंगलों का विनाश हो गया और बाढ़ के कारण नगर समाप्त हो गए, परंतु नदियां सूख गईं, ये कारण आपके इतिहासकारों ने नहीं बताया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी या शोषण का। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों का कौन सा सामना यहाँ पर करना पड़ा था, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, उनकी गतिविधि एक्टिविटीज जो थी वो यहाँ पर पूरी तरह से बैन हो चुकी थी ब्रिटिश काल के दौरान। यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को खाली जगह के केंद्र के रूप में जाना जाता था। सांस्कृतिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो जो पहले के जो मंदिर थे ना मध्यकालीन भारत के, तो वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का मुख्य कारण क्या था, ठीक है ना। इतिहासकारों द्वारा बताया गया है
सोमनाथ मंदिर जो लूटा गया था, यहाँ से बहुत सारा धन ये लूट कर ले गया था। जो सुल्तान महमूद था, इसका मुख्य उद्देश्य था धन को किसी भी प्रकार से यहाँ से लूट लिया जाए। परंतु ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या दिए गए हैं, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, ये तो नहीं हो सकता है। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश करी, ये भी गलत है। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। आगे यहाँ पर क्या है, वहाँ वहाँ वह क्या करना चाहता था, महल बनाना चाहता था। यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। आपको गलत बताना है। वे प्रायः ताड़पत्रों पर, पहले की जो हस्तलिपियां थी वो ताड़पत्र पर भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, किस पर, भुर्ज नामक पेड़ का एक छाल हुआ करता था, मतलब कि भुर्ज नाम का एक पेड़ हुआ करता था जिसको बुर्च भी कहते हैं। उसकी छाल पर पहले यानी कि प्राचीन काल में हस्तलिपि या पांडुलिपियां लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट। पहला तो राइट है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी वो उस काल का मुख्य स्रोत थी, सही है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई, वो कभी भी मुद्रित नहीं की गई थी, ये बात यहाँ पर गलत है। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी या खुदी हुई थी, ये बात करेक्ट है। आपको यहाँ पर मैं क्या बताना, नहीं वाला बताना है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित होने के कारण यहाँ पर अनेक प्राकृतिक पोताश्रय व पतन पाए जाते हैं। इसकी तटरेखा इस प्रकार की है, इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक पोताश्रय पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज, आल्प्स, हिमालय या रॉकी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको बताना है। ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे, 3 देवता खासकर प्रमुख थे, अग्नि, इंद्र तथा सोम। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 35, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। जैसे ये रहा भारत का मैप, ठीक है ना, तो ये भारत का मैप है ना, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये बीच वाला क्षेत्र क्या है, ये स्थल। जब स्थल की पवनें समुद्र की ओर जाती हैं, स्थल की पवनें जब समुद्र की ओर जाती हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पर सर्दी पड़ती है। क्या होता है, लौटते मानसून में आर्द्र पवनें, यानी कि एकदम ठंडी ठंडी यहाँ पर बारिश पड़ती है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना, जिसको लौटते मानसून के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्थल से समुद्र की ओर होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 43 नंबर का, संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसे माना जाता है भारत यूरोपीय परिवार का, भारत यूरोपीय परिवार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। उत्तर की ओर सिर करके कहाँ पर दफनाया जाता था, इनाम गांव में। कहाँ पर, इनाम गांव में, ठीक है ना, इनाम गांव में लोगों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इनाम गांव कहाँ पर है, मैंने अक्सर आपको बताया है, पुणे महाराष्ट्र में इनाम गांव स्थित है, जहाँ पर मृतकों का सिर उत्तर की ओर करके दफनाने की एक परंपरा चलती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 45 नंबर का, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। तृष्णा को इसमें से, ठीक है ना, तृष्णा ही बताया गया है ना, तृष्णा ही इसको यहाँ पर बताया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, किसको कहा जाता है,
ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। ठीक है ना। बुद्ध द्वारा लालसा व इच्छा या तृष्णा को तन्हा भी बोलते हैं और इसको तृष्णा भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें बोलते हैं। एनसीईआरटी में दोनों चीजों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन की। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था वो यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध था? चांदी, तांबा, कंबल, कपास, सोना व बहुमूल्य पत्थर के लिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा कंबल के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये अमेजन नदी बेसिन है। कौन सा? अमेजन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है। नेक्स्ट, मलोका क्या है? मलोका क्या है? मलोका आपको यहाँ पर मैं बताना है आखिर मलोका होता क्या है। ठीक है ना। मलोका एक प्रकार का घर होता है, यानी कि ढालू छत वाली, जो ढालू छत जिनकी होती है ना उसको मलोका बोलते हैं। ढालान वाली छत, और पानी जैसे ही गिरे तो फटाक से नीचे बहकर आ जाए, वो ढालू छत जो होती है ना उसको मलोका बोला जाता है, जो कि अमेजन बेसिन में ही होती है ये छतें। यहाँ पर क्वेश्चन है एम्फोरा एक था। एम्फोरा एक था 47 नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखोगे। लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार एम्फोरा कहलाता था। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर आइएगा आप सभी लोग। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है सतत पोषणीय विकास। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है या सतत विकास कहलाता है। यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लो। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से पुकारते थे? इसको काला सोना के नाम से भी पुकारने लगे थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत मांग यहाँ पर थी, है ना। कैसी मांग थी? बहुत। यहाँ पर इसकी मांग होने के कारण इसको काला सोना के नाम से भी पुकारने लगे थे। ठीक है ना। और आगे के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाता हूँ यहाँ पर से। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है 49 नंबर का। रहेट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था। इनका आविष्कार कब हुआ था? मध्यकाल में हुआ था, आधुनिक काल में हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में हुआ था या प्राचीन काल में हुआ था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्यकाल। ठीक है ना। मध्यकाल में प्रौद्योगिकी आ चुकी थी 700 से 1750 के बीच में, है ना। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। सिंचाई में रहेट आ चुका था, चरखा आ चुका था, आग्नेयास्त्र, हथियार, गोला बारूद, ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका था। ठीक है ना। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 50 नंबर का। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुति पाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या वल्लवन? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपका क्या होगा? यहाँ पर होगा अलाउद्दीन जो खिलजी था ना उसकी प्रशंसा में एक प्रस्तुति भी मिला है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 58 नंबर का। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसा घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी एक चक्कर यानी कि अपना चक्कर या घूमती रहती है। ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन। हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्य का शिकार करने से पहले नहीं, पुत्र के जन्म के लिए भी नहीं, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था इसके लिए भी नहीं, राजा को क्षत्रिय घोषित करने, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो यानी कि किसी भी जाति वर्ग का हो तो वो राजा कहलाएगा अगर वो हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान करा लेता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आप लोग आ जाइएगा यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार कैसा रहता है? देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। जैसे ये रहा ग्लोब, ठीक है ना। और इस पर में कौन सी रेखाएं खिंची हुई हैं? इस पर जैसे हम पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो देशांतर रेखाएं आपकी इस प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। चाहे आप लोग इस पूर्वी गोलार्ध में हो, चाहे पश्चिमी में हो, चाहे दक्षिणी में हो, तो ये आपकी देशांतर रेखाओं का कैसा रहेगा? इनका रेखाओं का आकार कैसा रहेगा? समान ही रहेगा, समान ही रहेगा।
यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था श्रेणी। क्या कहा जाता था? श्रेणी के नाम से इनको जाना जाता था। नाथ साहित्य का संबंध है, इनका संबंध बंगाल से है। कहाँ से? बंगाल से इनका संबंध है। ठीक है ना। और चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी पर दिन और जो रातें होती है ना, जिसको दिन बोलते हैं, ये होता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय को पृथ्वी पर दिन कहते हैं। और पृथ्वी पर वर्ष किसको कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय को वर्ष के नाम से यहाँ पर जानते हैं। दिन रात के नाम से जानते हैं अक्ष पर घूमने में लिया गया समय को। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किस रूप में जाना गया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना गया था। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 55। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खाली जगह को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930, 15 अगस्त 1930 या 29 जनवरी 1930? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? जो पूर्ण स्वराज की मांग थी ना लाहौर अधिवेशन में, जो कि नेहरू जी ने की थी, है ना, ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी। यहाँ पर आपका ये गलत हो सकता है ना, मेरे हिसाब से 26 जनवरी 1930 को। ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 यहाँ पर में होना चाहिए आपके ऑप्शन में। ठीक है ना, या तो आपकी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर दी गई है।